नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के और एक बिजनेस लाइन का। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन से संबंधित। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे कैपिटल पनिशमेंट से संबंधित और तीसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे वार एंड पीस से संबंधित। यूक्रेन का इशू इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, जनरली युद्ध क्यों होते हैं, क्यों पीस होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हैं इस आर्टिकल में। ठीक ठाक अच्छा आर्टिकल है, ऐसे में भी इसका यूटिलाइजेशन है। क्वेश्चन जो आपको आज अटेम्प्ट करना है, डेथ पेनल्टी इज नॉट जस्टिफाइड इन मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा में डेथ पेनल्टी जस्टिफाइड नहीं है। इस स्टेटमेंट पे आपको क्रिटिकली कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। जिम मॉरिसन का कोट है मीडिया के बारे में, जो भी मीडिया को कंट्रोल करता है ना, वो लोगों के माइंड को कंट्रोल करता है, वो लोगों की सोच को कंट्रोल करता है। तो मीडिया के बारे में जब भी आपको कुछ लिखना हो ना, तो ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पॉलिटिक्स में महिलाओं के पार्टिसिपेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हिस्टोरिकली इंडिया में महिलाओं को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में प्राइमेसी नहीं दी गई है। अब तो फिर भी देखो थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है, लेकिन पहले तो लड़कियां कौन सी क्लास तक एजुकेशन प्राप्त करेंगी, शादी कब होगी, किससे होगी, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट लाइफ की चॉइसेस होती है ना, उनमें महिलाओं को से नहीं दिया जाता था। या तो पिता डिसाइड करते, हस्बैंड डिसाइड करते, या फिर भाई डिसाइड करता, जो कि देखो पेट्रियार्की में होता है। आर्टिकल में एक चीज़ पे ये फोकस किया जाता है, महिलाओं का पॉलिटिक्स में जो कम रिप्रेजेंटेशन है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से महिलाओं का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। आप थोड़ा डेटा देखिए। वैसे तो देखो महिलाएं जो हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट हाफ हैं। टोटल पॉपुलेशन का 49.6% महिलाएं हैं और 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में 48.5% जो पॉपुलेशन है वो महिलाओं की है। जहां एक तरफ हमारे देश में सोशल नॉर्म्स देखो ऐसे हैं कि महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन भी डिस्करेज किया जाता है। इवन मोबिलिटी महिलाओं की, मतलब यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, बाहर क्यों जा रही हो, मोबिलिटी पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन तो देखो बहुत दूर की कौड़ी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको पॉइंट याद हो जाएगा। 3-4 महीने पहले की यह बात है। मैं शिलोंग से गुवाहाटी जा रहा था और जो ड्राइवर भाई साहब थे ना, उनसे अच्छी खासी इंटरेक्शन हो गई। तो बातों बातों में ना उन्होंने बताया कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है, खास करके कोविड के बाद, लॉकडाउन लगने के बाद। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी वाइफ काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है, जो शादी से पहले जॉब किया करती थी। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि अभी आपकी वाइफ जॉब क्यों नहीं करती, मतलब शादी के बाद छोड़ क्यों दी। तो वो ड्राइवर भाई साहब थे ना, पहली तो टोन थोड़ी सॉफ्ट थी, लेकिन ये बात आई ना एकदम से टोन थोड़ी हार्ड हो गई। बोले नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने पूछा क्यों, मतलब कारण तो बताओ ना। तो उन्होंने कारण पहले तो बताया नहीं, फिर थोड़ा सा बताया कि भाई साहब काम करेंगी तो उन्हें कोई कुछ बोल देगा, मेरे से सहन नहीं होगा। मतलब जो प्रवृत्ति पहले हुआ करती थी ना कि वुमन जो है वो एक कमोडिटी है, घर संभाल के रखो, वो कमोडिटी पूरी तरह से गई नहीं है। हालांकि देखो मेरा सैंपल साइज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने उस बातचीत में जो महसूस किया वो आपको बता रहा हूँ ताकि पॉइंट आपको याद हो जाए। खैर आगे चलते हैं। देखो पॉलिटिक्स तो एक पब्लिक एक्ट है। अगर महिलाएं हाउस होल्ड से इंडिपेंडेंट यानी घर से बाहर अपनी उपस्थिति अगर नेगोशिएट कर सकती है ना, वही महिलाएं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अभी रिसेंट में जो पोल्स हुए असम में, सभी कैंडिडेट्स में सिर्फ 8% महिलाएं थीं और बाकी 4 राज्यों में 11%, यानी हर 10 में से एक महिला जिसने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार अभी फिलहाल पार्लियामेंट में महिलाओं की टोटल रिप्रेजेंटेशन है 10.5%। स्टेट असेंबलीज में तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब है, 9% के आसपास। और ऐसा नहीं है, देखो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज में वुमेन लीडर्स नहीं है, वुमेन लीडर्स तो बहुत हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दी जाती या फिर वो पार्टी में हाशिए पर आ जाती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार एजुकेशनल अटेनमेंट के मामले में इंडिया की जो रैंक है वो है 112 आउट ऑफ 153। इससे पता लगता है कि हमारे देश में
महिलाओं में एजुकेशन का अभाव भी एक रीजन है जिसकी वजह से महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में कम है। और महिलाओं की जो सोशल मोबिलिटी है कि बाहर बहुत कम जाना है, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से एजुकेशन प्रभावित होती है। लड़कों को आसानी से भेज दिया जाता है घर से दूर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन महिलाओं को कम भेजा जाता है रिलेटिवली। अब कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो इंडियन पॉलिटिक्स में कम है। ये फैक्टर्स हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स। मैं आपसे पूछूं जेंडर स्टीरियोटाइप्स का क्या मतलब होता है? देखो, जेंडर स्टीरियोटाइप्स का मतलब जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मेल या फिर फीमेल के साथ जोड़ दिए जाते हैं। जैसे बोल नहीं दिया जाता, आपने भी सुना होगा, शर्म औरत का गहना है, महिलाओं को तो घर में रहना पसंद होता है। ये क्या है? ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। हर एक का नेचर अलग अलग होता है। किसी लड़की का नेचर हो सकता है ऐसा उसे घर में रहना पसंद हो, किसी लड़के का भी तो हो सकता है जिसे घर में रहना पसंद हो। तो ये जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हम किसी जेंडर के साथ जोड़ देते हैं ना, वो होती है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। लैक ऑफ पॉलिटिकल नेटवर्क, फाइनेंशियल स्ट्रेन्स, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और सबसे लास्ट में लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन अमंग द वुमेन इन द कंट्री। ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं महिलाओं की पॉलिटिक्स में कम रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट ये आता है, क्या किया जा सकता है पॉलिटिक्स में महिलाओं की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए। देखो, बेसिक कदम पहले उठाने पड़ेंगे, जैसे जेंडर इक्वलिटी। संविधान में तो महिलाओं को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, बट क्या कारण है कि कम लड़कियां देखने को मिलती हैं हायर एजुकेशन में, कम लड़कियां देखने को मिलती हैं कॉर्पोरेट ग्रुप्स में हायर पोस्ट पर? तो वही बात है, ग्लास सीलिंग वाला कंसेप्ट आपने सुना होगा। एक सीलिंग अभी भी है जो महिलाओं को ऊपर नहीं जाने देती। वो सीलिंग दिख नहीं रही है, मतलब कानून नहीं रोक रहा है, लेकिन समाज में एक इनविजिबल जो बाधा है ना वो अभी भी है, जिसकी वजह से महिलाएं ऊपर टॉप पोस्ट पर नहीं जा पाती। वही बात, सिचुएशन देखो धीरे धीरे चेंज हो रही है। जैसे कॉम्बैट फोर्सेस में भी अब वुमेन के पार्टिसिपेशन का रास्ता खोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। खैर, नेक्स्ट एफर्मेटिव एक्शन। पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का जो बिल है काफ़ी समय से पेंडिंग है, पास नहीं हुआ है। जैसे पंचायती राज बॉडीज में 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को मिला है ना, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में भी मिलना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन और इक्वल हेल्थ एक्सेस मिले महिलाओं को सभी स्फीयर्स में। नेक्स्ट, इन्फोर्सिंग प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स जो महिलाओं को अब मिले हैं उन्हें इन्फोर्स करना जरूरी है। महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी देखो इसलिए भी नहीं कराई जाती, आपको भी पता है। सोच इस प्रकार से होती है कि जो लड़कियां हैं उनकी तो शादी हो जाएंगी, वो दूसरों के घर में चली जाएंगी, अगर उनके नाम पे प्रॉपर्टी रही तो हमारी प्रॉपर्टी दूसरे घर में चली जाएगी। तो ये जो सोच है ना, उसके चलते लड़कियों के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं करवाई जाती है, अभी भी बहुत कम प्रॉपर्टी होती है। सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए ताकि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ा जा सके। ये सोशल कैंपेन चलाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, रिलीजियस लीडर्स, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल लीडर्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। वुमेन एम्पावरमेंट शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, तो क्या लिखोगे? सिंपल ऐसे लिखोगे, वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग पावर्स टू वुमेन। ठीक है, डेफिनेशन मतलब महिलाओं को पावर देना इज वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन जो अच्छी सी डेफिनेशन है ना वो ये देखिए, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग वुमेन एक्सेस टू कंट्रोल अवर द स्ट्रेटेजिक लाइफ चॉइसेस। जो लाइफ में स्ट्रेटेजिक लाइफ चॉइसेस होती है ना, जैसे शादी कब करनी है, किससे करनी है, बच्चे कितने पैदा करने हैं, ये सब स्ट्रेटेजिक लाइफ चॉइसेस हैं। इन स्ट्रेटेजिक लाइफ चॉइसेस के ऊपर महिलाओं को कंट्रोल देना और उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सकें। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंडियन वुमेन पॉलिटिशियंस के, आपको पता ही होगा, निर्मला सीतारमन, ममता बनर्जी। लास्ट में सरकार के द्वारा कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, वो भी आप लिख दीजिएगा। सरकार के द्वारा जो जो स्टेप्स लिए जाते हैं ना वो आप जरूर लिखिए, इससे क्वेश्चन में मतलब आंसर काफ़ी अच्छा हो जाता है। बेशक स्पेसिफिकली ना भी पूछा हो तो भी पैराग्राफ की फॉर्म में 3-4 कीवर्ड्स आप जरूर लिख दीजिए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में सरकार ने सेटअप किया थी ये स्टैट्यूटरी बॉडी, ताकि महिलाओं से संबंधित जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल सेफगार्ड्स हैं ना उन्हें स्टडी किया जा सके, उनकी इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जा सके।
73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लोकल बॉडीज़ में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिला। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर द गर्ल चाइल्ड 1991 से लेकर 2000 के बीच में, इस प्लान में क्या था, जो गर्ल चाइल्ड है ना, उनकी डेवलपमेंट, उनकी प्रोटेक्शन, उनका सर्वाइवल इंश्योर करना, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो ये था, गर्ल चाइल्ड के लिए बेहतर फ्यूचर तैयार करना। सबसे लास्ट में नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001 में आई थी। उस समय डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत आया करता था, आज के समय में तो ये अलग से मिनिस्ट्री है, तो इस डिपार्टमेंट ने ये प्लान तैयार किया था, ये पॉलिसी तैयार की थी, नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। मकसद ये था महिलाओं का एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट और एडवांसमेंट। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स आप सरकार के द्वारा जो लिए गए हैं वो लिख सकते हो। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कैपिटल पनिशमेंट से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 13 साल पहले 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए थे, जिसको लेके सेशन कोर्ट ने एक वर्डिक्ट सुनाया और वर्डिक्ट में कितने लोगों को सजा दी गई? 49 लोगों में से 38 को डेथ सेंटेंस दी गई। जजमेंट जो थी वो 7015 पेजेस की थी, सारी गुजराती में। वैसे देखो हमारे देश में अभी 2021 तक 488 प्रिजनर्स ऐसे थे जिनको डेथ सेंटेंस मिली हुई है, लेकिन अब एकदम से 38 और लोगों को डेथ सेंटेंस मिली, तो यानी डेथ सेंटेंस मिले हुए प्रिजनर्स की जो संख्या है वो एकदम से 10% इंक्रीज हो गई। एक बात बताइए, इंडिया में अभी फिलहाल कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन है या फिर नहीं है? है। एक केस का नाम आप याद रखिए, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जब भी कैपिटल पनिशमेंट की बात आए आप इस केस को जरूर कोट कीजिएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील रखी गई थी कि कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश किया जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 19 को वायलेट करता है, राइट टू फ्रीडम को वायलेट करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट समेत तमाम आर्गुमेंट्स को नकार दिया और कहा कैपिटल पनिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन कुछ गाइडलाइंस जरूर रखी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केस में कैपिटल पनिशमेंट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड दिया जाए सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। तो इस केस के बाद से ही इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। फॉर एग्जाम्पल नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला हो या फिर कोई गंभीर तरह का अपराध हो जिसमें बर्बरता बहुत ही ज़्यादा हो, इस प्रकार के क्राइम्स में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से हमारे देश में मांग उठ रही है कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश कर दिया जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आर्ग्यूमेंट्स जान लेते हैं। कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, विरोध में कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, कैपिटल पनिशमेंट अगर देखो दी जाती है अपराधियों को तो इससे डर फैलता है दूसरे अपराधियों में और दूसरे पर्सन्स में कि इस प्रकार का क्राइम किया जाएगा तो हमें भी फांसी की सजा दी जाएगी, तो डेटरेंस क्रिएट होता है कैपिटल पनिशमेंट से। दूसरा आर्गुमेंट, आज़ादी के 70 साल बाद भी भयानक अपराध होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट, यंग गर्ल्स के अगेंस्ट। इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए सिंपल पनिशमेंट्स काम नहीं करेंगी। निर्भया केस का आप एग्जाम्पल लीजिए, उस प्रकार के अपराधों को काउंटर करने के लिए कैपिटल पनिशमेंट देना जरूरी है। काफ़ी बार आतंकवादियों के द्वारा, इंसर्जेंट्स के द्वारा बॉम्ब अटैक कैरी आउट किए जाते हैं या फिर दूसरे प्रकार के अटैक किए जाते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए भी कैपिटल पनिशमेंट जरूरी है। उसके बाद देखो काफ़ी बार लोग ये कहते हैं बहुत से देशों ने कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश कर दिया है तो अब इंडिया को भी कर देना चाहिए, लेकिन ये तर्क सही नहीं है। इंडिया की सोसाइटी अलग किस्म की है, इंडिया में हालात अलग किस्म के हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे देशों ने कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश कर दिया तो आप भी हटा दीजिए। नेक्स्ट आर्गुमेंट, देखो बहुत से अपराध ऐसे होते हैं अगर वो सोसाइटी में होते हैं तो सोसाइटी खुद ही मांग करने लगती है कि ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। आपको भी पता है काफ़ी बार रेप जैसी घटनाएं आती हैं तो समाज में गुस्सा कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग कहते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट अगर फांसी की सज़ा हटा ही देता है तो समाज में गुस्सा बढ़ता जाएगा। समाज का जो फेथ है, विश्वास है जस्टिस सिस्टम में, वो खत्म हो जाएगा और ये देश की स्टेबिलिटी के लिए, समाज की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। और अगर देखो गंभीर तरह का अपराध करने वाले अपराधी को अगर
फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो उसको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ पूरी उम्र स्टेट उस अपराधी को बैठ के खिलाएगा, वो अपराधी पूरी उम्र जेल में बैठ के खाएगा और स्टेट उसे खिलाएगा, यानी स्टेट केयर टेकर का काम करेगा उस अपराधी के लिए। तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार से हमने आर्गुमेंट्स डिस्कस किए कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में। अब हम कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्गुमेंट, कैपिटल पनिशमेंट देना देखो संविधान के आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। आर्टिकल 19 का आर्गुमेंट दिया गया था बच्चन सिंह केस में, लेकिन यहां पे आर्गुमेंट दिया जा रहा है आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ का। दूसरा आर्गुमेंट, जब देखो कोई अपराध होता है तो सिर्फ उस पर्सन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जिसने अपराध किया है, बल्कि ये सोसाइटी की भी फेलियर होती है। सोसाइटी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसकी वजह से वो पर्सन अपराधी बना। तीसरा आर्गुमेंट, जब देखो किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है तो स्टेट को, सोसाइटी को ऐसा लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, जिसने अपराध किया उसको फांसी की सजा हुई या कैपिटल पनिशमेंट मिला। लेकिन क्राइम प्रिवेंशन की तरफ क्या किया गया, कैपिटल पनिशमेंट दे के रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती सोसाइटी की, स्टेट की। क्राइम को प्रिवेंट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथा आर्गुमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल देखो प्रोविजन ये है बच्चन सिंह केस के बाद रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में फांसी की सजा दी जाती है। जैसे अजमल कसाब आतंकवादी, फांसी की सजा दी गई। 2012 का निर्भया केस, बर्बरता इतनी ज़्यादा, फांसी के अलावा कोई सज़ा बनती ही नहीं। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में अभी फिलहाल फांसी की सज़ा दी जाती है। लेकिन देखो प्रॉब्लम ये है, कोई अपराध किसी जज को रेयरेस्ट ऑफ रेयर लग सकता है, लेकिन दूसरे जज को रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं लग सकता। तीसरे जज को लग सकता है, चौथे जज को नहीं लग सकता। तो कहने का एसेंस क्या है, कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि कौन से अपराध में फांसी की सजा दी जाए, कौन से अपराध में नहीं दी जाए। तो आर्बिट्रेरीनेस बहुत ज़्यादा है, ये गलत है। जहां पे देखो आर्बिट्रेरीनेस बहुत ज़्यादा होती है वो चीज़ रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। रूल ऑफ लॉ तो बेसिक एसेंस है हमारे संविधान का। ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है, जस्टिस का ऑब्जेक्टिव होता है रिफॉर्म करना, ना कि प्रतिशोध लेना। कैपिटल पनिशमेंट की सहायता से तो जिस पर्सन ने अपराध किया है उससे प्रतिशोध लिया जाता है, रिफॉर्म की तो संभावना ही खत्म हो जाती है जब उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, कोई देखो इंपेरिकल एविडेंस है नहीं कि कैपिटल पनिशमेंट अगर दी जाए तो समाज में डेटरेंस पैदा होता है, यानी डर पैदा होता है और इससे कम अपराध होते हैं। ऐसा कुछ सामने आया नहीं है किसी रिसर्च रिपोर्ट में। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, ज़्यादातर देश कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश कर रहे हैं, इंडिया को भी उन्हें फॉलो करना चाहिए और इंडिया में भी कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा है वो ख़त्म होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो ऐसा भी तो हो सकता है किसी केस में अपराधी को डेथ सेंटेंस की सज़ा दी गई और उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, यानी फांसी दे दी गई उस पर्सन को, लेकिन बाद में पता चला, नए डिटेल्स सामने आए और पता लगा कि जिस पर्सन को फांसी दे दी गई है वो अपराधी था ही नहीं, यानी नए खुलासे हुए बाद में जब उसको फांसी दे दी गई थी। तो आप बताइए इस केस में कैसे जिंदा करोगे उस पर्सन को जिसको फांसी दी जा चुकी है। उसके बाद लास्ट आर्ग्यूमेंट है, डेथ सेंटेंस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को भी वायलेट करता है। तो ये हमने कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट सारे आर्ग्यूमेंट्स को जाना। तो ये पूरा आर्टिकल हमने कैपिटल पनिशमेंट से संबंधित डिस्कस किया। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है ना वो वार एंड पीस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड और एसए से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो शुरुआत में एसए की जो स्टार्टिंग यानी इंट्रोडक्शन जो है ना एसए का, ये आप भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे राइटर स्टार्टिंग में लिखती हैं कि मैं टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रही हूँ कि पुतिन ने वार को बंद कर दिया है, उन्होंने दुख व्यक्त किया है, अपनी गलती मानी है कि मैंने इतने मास मर्डर्स किए, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। और पुतिन का अपनी गलती मानने के बाद जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर्स, ये टोनी ब्लेयर यूके के थे और जॉर्ज बुश जिन्होंने इराक और अफगानिस्तान में युद्ध की स्टार्ट की, इन्होंने भी अपनी गलतियां मान ली हैं युद्ध स्टार्ट करने के लिए। लेकिन बाद में पता लगा कि मुझे ये तो सपना है। तो ऐसे भी आपको कुछ लिखना हो ना फ्यूचर के बारे में, तो आप भी ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिख सकते हो। ऐसे बाद में लिख दोगे कि हाँ लेकिन मैं एकदम से उठा, ये सपना था, फिर क्वेश्चंस रेज करोगे
कि क्या ये वास्तव में पॉसिबल है, नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे इसे पॉसिबल बनाया जा सकता है। फिर उन क्वेश्चंस के बेस पे आप अपना पूरा ऐसे का जो बॉडी है वो तैयार कर दोगे। समझ रहे हो? फिर सिंपल आसान भाषा में मैं फिर से बोलता हूं, ये जो बहुत सारी चीजें लिखी ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के राइटर ने कि ऐसा ऐसा हो रहा है, पुतिन ने अपनी गलती मान ली, युद्ध खत्म हो गया, टोनी ब्लेयर ने भी मान ली, जॉर्ज बुश ने भी मान ली, कितना अच्छा हो। लेकिन बाद में मेरी आंख खुली और लगा ये तो सिर्फ एक सपना था। लेकिन देखो ऐसा एक बार पहले हुआ है, आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा, 260 बीसी में अशोका ने कलिंगा युद्ध के बाद अपनी गलती मान ली थी और उन्होंने कहा था कि मैं अब इसके बाद युद्ध नहीं करूंगा। और उसके बाद तो क्या कुछ हुआ हमें पता है। उन्होंने देखो सर्वजना सर्वालोक हिता की रणनीति अपनाई, यानी वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इन दिस वर्ल्ड एंड हेयर आफ्टर। जो अशोका के टाइम के एडिक्ट्स हैं, शिलालेख्स हैं, उनके ऊपर अशोका की धम्मा की नीतियां देखने को मिलती हैं। उनकी सोच एकदम से बदल गई थी कलिंगा के युद्ध के बाद। कलिंगा में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों की। तो इसने अशोका को ना पूरी तरह से चेंज करके रख दिया। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग अगर बेशक बच भी गए हों तो उनका कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई फैमिली मेंबर, उनकी जरूर डेथ हुई थी। तो युद्ध का ना बहुत ही ज्यादा गहरा इंपैक्ट पड़ता है ह्यूमन बीइंग के ऊपर। यह समझ में आ गया था अशोका को। तभी तो अशोका ने रिग्रेट किया, दुख व्यक्त किया और कहा कि फ्यूचर में इस प्रकार से युद्ध नहीं होना चाहिए। अशोका ने यह भी कहा कि जीतने के बाद जो ग्लोरिफिकेशन होता है ना वो भी नहीं होना चाहिए। ग्लोरिफिकेशन अगर होना चाहिए तो इस चीज का होना चाहिए कि लोग जो है धमा को मानते हैं। चूंकि ये धमा नाम जो है वो 2-3 बार आया है, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। धमा का मतलब है देखो धर्म, यानी रिलीजियस ड्यूटी। तो अशोका का जो ये धमा का कंसेप्ट है ना, ये बुद्धा की टीचिंग्स पर आधारित कोड ऑफ कंडक्ट एंड ह्यूमन वैल्यूज से इंस्पायर्ड है। पूरी लाइफ में स्प्रेड है ये धमा का कंसेप्ट। जैसे लोगों को पीस और हार्मनी में रहना चाहिए, अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉन इंजरी टू लिविंग क्रिएचर्स, मतलब दूसरे जीवों को नुकसान ना पहुंचाओ, लव, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स अदर रिलीजन, बच्चों को बड़ों का आदर करना चाहिए और एल्डर्स में आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ट्रूथफुल रहना चाहिए, चैरिटेबल रहना चाहिए और सभी सर्वेंट्स और स्लेव्स के प्रति भी दयावान होना चाहिए। तो ये है अशोका का धमा का कंसेप्ट। ये अशोका ने अपनाया था कलिंगा वार के बाद। वैसे देखो एक बात अगर आप सोच के देखो कि युद्ध क्यों होते हैं, वार क्यों होते हैं। एक मूवी में डायलॉग होता है ना कि भगवान ने तो एक धरती बनाई लेकिन इंसान ने उसको टुकड़ों में बांट लिया और अब उसी टुकड़ों के लिए युद्ध होते हैं। तो जैसे हिटलर हैं वो भी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे, अभी पुतिन भी यही चाहते हैं। देखो क्या चाहते हैं इस पर डिबेट हो सकती थी। कुछ लोग यूं बोल सकते हैं पुतिन के जो कंसर्न्स हैं वो जेन्युइन है, नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है। कुछ लोग यूं बोलते हैं कि पुतिन यूएसएसआर की खोई ग्लोरी हासिल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन पर उनका इन्फ्लुएंस रहे, वो यूं भी चाहते हैं यूक्रेन अलग से देश होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है ज़्यादातर जो युद्ध होते हैं ना वो टेरिटरी के लिए होते हैं, लैंड के लिए होते हैं, इंसान के लालच की वजह से ये युद्ध होते हैं। देखो बिना गुस्से और एग्रेशन के तो दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन कोई भी विवाद हो उसको बातचीत से जरूर सुलझाया जा सकता है। बट मैन ये सीखने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग तो यूं भी बोल देते हैं कि युद्ध जरूरी है, युद्ध से बहुत सारे रिफॉर्म्स भी आते हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महिलाओं की पोजीशन इंप्रूव हुई, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आया यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। युद्ध के दौरान एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इनमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई। तो राइटर के अनुसार ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना वो एब्सर्ड हैं, हास्यास्पद हैं। कई बार ऐसा होता है खराब चीज़ों के साथ में अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस भी आ जाते हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब चीज़ें करोगे। अगर हमें अच्छा सिक्योर करना है ना तो बेस्ट पीसफुल अल्टरनेटिव्स खोजने होंगे। जैसे गांधी जी बोलते हैं, कल ही हमने कोट डिस्कस किया था कि बेस्ट गोल्स अगर आप अचीव करना चाहते हो तो बेस्ट मीन्स भी होने चाहिए। वार देखो तब होते हैं जब कुछ लोग, बिल्कुल जो ऊपर वाले लोग होते हैं, जैसे इस केस में पुतिन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर, जो
कमजोर को दबाकर मटेरियल गेन्स हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में भारी तबाही मचती है। कुछ ही लोगों को गेन होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नुकसान ही होता है। बट देखो, इस सारे ज्ञान के बावजूद आप 20वीं शताब्दी उठा के देख लीजिए, इवन 19वीं शताब्दी के लास्ट में भी और अभी भी 21वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में भी कोई ऐसा साल नहीं गया जब कहीं ना कहीं पे युद्ध ना चल रहा हो। युद्ध चलता आ रहा है। 2000 साल पहले वार के अगेंस्ट मोरल कॉन्शियसनेस जनरेट हो गई थी, लेकिन अभी भी मानवता जो है वो इस पे अमल नहीं कर रही है। मतलब बोलते सब हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी युद्ध हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए जो प्रयास होने चाहिए ना, उतने प्रयास उस सीरियसनेस के साथ प्रयास नहीं होते। जैसे आपने भी अभी देखा होगा, वेस्टर्न कंट्रीज को जितना प्रयास करना चाहिए ना युद्ध खत्म करने का, उतना वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। मतलब बातचीत से हर एक चीज को सुलझाया जा सकता है, लेकिन बातचीत हो ही नहीं रही है। सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में बातचीत हो रही है, जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। देखो, गली में भी अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है ना, तो एकदम से 4-5 जो पंचायती लोग हैं वो आके सुलझा करवा देते हैं। लेकिन बात यही है, हथियार दिए जा रहे हैं यूक्रेन को कि तुम लड़ो। मेरा कहने का मतलब देखो, ये नहीं कि यूक्रेन सरेंडर कर दे, उनके अपने कंसर्न्स हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है बातचीत से हर एक इशू को सुलझाया जा सकता है। यूक्रेन का स्टेटस क्या होगा, न्यूट्रल होगा या फिर नहीं होगा, लिखित में गारंटी मिल जाए रशिया को कि यूक्रेन नाटो को नहीं ज्वाइन करेगा, हर एक इशू को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। खैर, ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वार एंड पीस के बारे में। इसके बाद लास्ट में थोड़ा सा स्टेटिक भी देख लीजिए, काजेज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। कम्युनलिज्म क्यों है इंडिया में? मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस, जो इतिहास है ना उसको मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वजह से विभिन्न लोग धर्मों के लोगों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। साइकोलॉजिकल काजेज लाइक प्रिजुडाइस अगेंस्ट अदर रिलीजन्स, एक मतलब कुछ वैसा नहीं हो जाता, हिंदू तो ऐसे होते हैं, मुस्लिम तो ऐसे होते हैं, जो हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में पढ़ रहे थे, तो रिलीजन के साथ भी स्टीरियोटाइपिंग अटैच हो जाती है। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मास मीडिया कई बार पोलराइजेशन कर देता है। कम्युनल लीडर्स का राइज, बहुत सारे कम्युनल लीडर्स अपनी दुकान चला रहे हैं, एग्जाम्पल मत देना आप। इसके बाद नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर ग्रुप्स बन गए हैं धर्म के आधार पर। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, जैसे ही कोई घटना होती है उसको धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है लोगों की सिंपैथी प्राप्त करने के लिए। ऑर्थोडॉक्सी एंड ऑब्सक्यूरिटिज्म, ऑर्थोडॉक्सी मतलब देखो, मतलब कुछ धर्मों में जो ऑर्थोडॉक्सी है ना वो आज भी इंट्रेंस्ड है, और उसी के कारण फिर वो दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत के रूप में इमर्ज होती है। नेक्स्ट, पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जैसे मुस्लिम धर्म में ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं ना अभी भी काफ़ी ख़राब हैं। अब कोई समाज अगर पिछड़ा हुआ होगा तो उनको भड़काना रिलेटिवली ज़्यादा आसान होता है। इसके बाद जैसे देखो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं, जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसने कहा था कि मुस्लिम्स हमारे देश में पिछड़े हुए हैं। नेक्स्ट, कंपटीशन फॉर स्केर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज काफ़ी कम है, उसके लिए कंपटीशन देखने को मिलता है, वो कंपटीशन फिर विभिन्न धर्मों के बीच में कंपटीशन में तब्दील हो जाता है। इसके बाद है सेक्सुअल ऑफेंसेस, देखो जैसे कोई महिला सेक्सुअल ऑफेंस का शिकार हुई है, वो एक धर्म की है और जो एक्यूज्ड है, अपराधी है, वो दूसरे धर्म का है, तो कई बार ये जो इशू है ना वो भी कम्युनल कन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाता है। तो ये सारे हमने काजेज डिस्कस किए कम्युनलिज्म के इंडिया में। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।